वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सामाजिक वानिकी के अंतर्गत शामिल है? फॉर्म वानिकी, ग्रामीण वानिकी, शहरी वानिकी। बताइए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? तो शहरी वानिकी भी है इसमें, ग्रामीण वानिकी भी है, फार्म वानिकी भी है, तो सारे के सारे डी है इसका आंसर। तो देखिए, सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा एवं ऊसर भूमि पर वनरोपण करना। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976-79 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। बात करें शहरी वानिकी की, तो देखिए, शहरों और उनके आसपास के सामाजिक और निजी भूमि पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना इसमें शामिल है। बात करें ग्रामीण वानिकी वानिकी, तो देखिए, कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को ग्रामीण वानिकी में शामिल किया जाता है। फर्म वानिकी में क्या होता है? इसके अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। इसके तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेड़ें, चरगाह, घास स्थल, पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाए जाते हैं। फार्म वानिकी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सोलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, सोलास नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। सोलास वनों में लेरल, सिनकोना और बेटल के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन सतपुड़ा और मैकाल पहाड़ियों में भी पाए जाते हैं। कौन सा करेक्ट है, बता दीजिए। देखिए, दूसरा तीसरा करके कोई स्टेटमेंट तो है नहीं इस तरह का जो सही हो जाए, इसलिए ज़्यादा संभावना इन तीनों की सही हो रही है। सोलास वन जो है शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा भी करेक्ट है, लेरल, सिनकोना और बेटल जो है वो सोलास वनों के वृक्ष हैं। ये सतपुड़ा और मैकाल पहाड़ियों में भी पाए जाते हैं। तीनों करेक्ट है। तो पहला करेक्ट है, सोलास नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। लेरल, सिनकोना, मैग्नेलिया, बेटल के वृक्ष सोलास वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं और ये वृक्ष आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा भी करेक्ट है, सोलास वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, पश्चिमी हिमालय में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले चिनार और वालन की लकड़ियाँ कश्मीर में बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती हैं। ओक और चेस्टनट पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट बड़ा सिस्टमेटिकली परिभाषा सुना रहा है। पश्चिमी हिमालय में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले चिनार और वालन की लकड़ियाँ कश्मीर में बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल होती हैं, करेक्ट है स्टेटमेंट। ओक और चेस्टनट पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन नहीं है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन है, तो दूसरा वाला गलत है। जहाँ जहाँ दो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, चूँकि पहला वाला सही है तो ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली। तो देखिए, कथन 2, कथन 2 असत्य है। उल्टा पुल्टा हो गया क्या? कथन 2 जो है वो असत्य है, कथन 1 सत्य है, तो इसका आंसर वन होगा ना। तो देखिए, ओक और चेस्टनट पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले सदाबहार वन के वृक्ष हैं, मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट है वहाँ पर, इसलिए गलत है। ये वृक्ष उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले इन वृक्षों की उपस्थिति देखी जा सकती है। अब देखिए, पश्चिमी हिमालय में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले चिनार और बालन की लकड़ियाँ कश्मीर में बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प के लिए उपयुक्त होती हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट है ना, इसलिए सही है, ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, हिमालय के पश्चिमी भाग में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली मजबूत लकड़ी देवदार भी इसी क्षेत्र में मिलती है। 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर।
तो देखिए हिमालय के पश्चिमी भाग में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली मजबूत लकड़ी देवदार भी इसी क्षेत्र में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हिमालय में 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए हिमालय का दक्षिणी ढाल शुष्क है जबकि उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। इन क्षेत्रों में ऋतु प्रवास करने वाले समुदायों को देखा जा सकता है। इन क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पति की उपस्थिति देखी जा सकती है। बताइए कौन सा करेक्ट है? ध्यान से सोचना एक एक लाइन को क्या कह रहा है। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई है हिमालय में। देखिए हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है ना वो अधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तरी ढाल शुष्क है, ये उल्टा पुल्टा लिखा है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा वाला करेक्ट है। इन क्षेत्रों में ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय को देखा जा सकता है, जैसे बकरवाल हो गए, गद्दी हो गए, ये समुदाय। इन क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पति की उपस्थिति देखी जा सकती है। बिल्कुल, ये तो दूसरा तीसरा करेक्ट हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक को एलिमिनेट करके आगे बढ़िए। तो देखिए कथन एक असत्य क्योंकि हिमालय का उत्तरी ढाल शुष्क है, शुष्क, जबकि दक्षिणी ढाल अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। यही कारण है कि हिमालय के दक्षिणी भागों पर उत्तरी भाग की तुलना में अधिक वनस्पति पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगा आपको सिल्वर फर, जूनिपर, वर्च आदि के बीच उगने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घासों का पशु चारण के लिए उपयोग और वहाँ के ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति जैसे कि गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भुटिया, ये सब प्राप्त होती हैं वहाँ पर, मतलब मिलती हैं वहाँ पर। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर उगने वाले भागों पर टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे मॉस हो गया, लाइकेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वेलांचली व अनूप वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इससे पहले जो टेस्ट था हमने उसमें भी कवर किया था वेलांचली और अनूप वन को, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट बदल दिए गए हैं। तो बेलांचली और अनूप वनों में इन भूमियों पर चावल की खेती की जाती है। चावल की जाती है, गेहूं की जाती है? देखिए चिल्का और केवलादेव नेशनल पार्क रामसर अधिवेशन के अंतर्गत संरक्षित आर्द्र भूमियाँ हैं और भारत में आर्द्र भूमियों को 8 वर्गों में रखा गया है। 8 में रखा गया, 9 में रखा गया है? भारत में आर्द्र भूमियों को 8 में रखा गया। करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा वाला भी करेक्ट है। चिल्का और केवलादेव नेशनल पार्क रामसर अधिवेशन के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त हैं और भारत में इन भूमियों पर चावल की खेती की जाती है। किन भूमियों पर? बेलांचली और अनूप, इनमें। तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है, कथन 3 भी सही है। भारत में कई प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके लगभग 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। चिल्का उड़ीसा में है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में रामसर अधिवेशन के अंतर्गत संरक्षित आर्द्र भूमि है। ये जल कुक्कुट के आवास के लिए भी जाने जाते हैं। भारत में आर्द्र भूमियों को 8 वर्गों में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जीव मंडल निचय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए यह एक विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं। ये यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। जीव मंडल निचय एक ऐसा आरक्षित क्षेत्र है जो विशेष प्रकार के भौमिक और पारिस्थितिक तंत्र से युक्त होते हैं। कथन 2 भी सही है। जीव मंडल निचय को यूनेस्को के मानव और जीवमंडल योजना, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत मान्यता प्रदान की गई है। मानव और जीवमंडल योजना के तहत भारत सरकार के वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। इनकी डेट ही पूछ लेते हैं पेपरों में। जैसी योजनाएं इसी के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं, याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर तो सभी को पता होगा, 1973 में चला था ये उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से। लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट भी याद रखना 1992 है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। नीलगिरी भारत में स्थापित प्रथम जीव मंडल निचय है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। देखिए 2000 की डेट कुछ नई नहीं लग रही। भारत का पहला जीव मंडल निचय है तो थोड़ा और पुराना होगा ना, 2000 में थोड़ी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला सही है।
1986 है। तो देखिए, नीलगिरी भारत में स्थापित प्रथम जीव मंडल निचय है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, 1986 में। और इसको मान्यता कब मिली थी? यूनेस्को की सन 2000 में। इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। यह जीव मंडल निचय भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। इस निचय में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नागरहोल, बांदीपुर और मधुमलई, नीलम्बूर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिंधु वाहिनी पहाड़ियाँ शामिल हैं। सब कुछ आ गया इसमें तो। अब इतनी सारी विशेषताओं से युक्त इनमें से एक ही हो सकता है। देखिए, डिब्रू सैखोवा तो हो नहीं सकता है, असम में है। अचानक मारा अमरकंटक मध्य प्रदेश में, ये भी नहीं होगा। नीलगिरी सही उत्तर है इसका, ऑप्शन नंबर है। तो उपर्युक्त विश्लेषण तीनों राज्यों में विस्तृत नीलगिरी जीव मंडल निचय से संबंधित है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस जीव मंडल निचय को सबसे पहले यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क पर मान्यता मिली है? देखिए, वैसे तो सबसे पहले मिली है नीलगिरी को, जो 1986 में बना था। मान्यता कब मिली उसे? सन 2000 में मिली। यहाँ मन्नार की खाड़ी को सबसे पहले मिली है 2001 में। उसके बाद नंदा देवी को मिली है 2004 में। फिर नोकरेक पंचमढ़ी, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, इन दोनों को मिली है सन 2009 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कथन एक सही है। मन्नार की खाड़ी को 2001 में मिली, नंदा देवी को 2004 में, नोकरेक 2009, पंचमढ़ी 2009। सबसे पहले मिली नीलगिरी को सन 2000 में। ये चीज़ें बुलेट पॉइंट की तरह आपको याद होनी चाहिए, टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। कोई पूछे तो मुंह पे मारो उसके फेंक के, हाँ भाई ये हुआ। तो लेकिन इंटरव्यू में मत मारना, पोलाइटली बताना वहाँ पर, वरना नंबर काट लेंगे। चलिए।